यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। और उसके साथ साथ कुछ मैंने तुम लोगों को इसमें एक्सेप्शन भी बोल दिया, फिर से एक बार एक्सेप्शन भी रिपीट कर दे रहा हूँ। एक तो तुमको ये मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्लियर, उसमें ये एब्सेंट होने वाला होगा। सेकंड जो आ जाएगा इसमें से कुछ टेरिडोफाइट्स और कुछ ब्रायोफाइट्स के स्पर्म सेल्स में ये देखने के लिए नहीं मिलने वाला होता है, तो ये तुम्हारे इसके एक्सेप्शन में आने वाले होंगे, क्लियर। तो उसमें से जो हम लोगों ने 4 टाइप के बैक्टीरियाज देखे हुए थे, ठीक, बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, स्पाइरलम हो जाएगा और एक आ जाएगा विब्रियो। तो जो हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया देखे हुए थे वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, तो उसको हम लोग बोले थे प्लियोमॉर्फिक, क्लियर, उसको हम लोगों ने बोला था प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक नेचर बोलने का मतलब होता है शेप चेंजिंग नेचर। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या हो जाएगा, शेप चेंजिंग नेचर। और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिक, तो पॉलीमॉर्फिक नेचर अगर होगा भाई तो ये एसिडिक हाइड्रोलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहो तो लिख सकते हो ये एंजाइम, बाकी अभी के लिए तुम्हारे कोई काम के नहीं है। बस इतना दिमाग में रखना कि कौन से सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एंजाइम क्या रिक्वायरमेंट होगा बोला जाए। तो अगर स्पेसिफिक कोई दूसरे टाइप के पैटर्न में अगर नाम बन रहा हो तो उसको मैं नहीं बोल रहा अभी, बाकी मोस्टली जो रहते हैं उसी में ASE जोड़ करके उसका डाइजेस्टिव एंजाइम बनाया जाता है किसी भी एक, ठीक है। फिर तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला होगा ये मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग सेकंड एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम था इसका सेकंड सेल ऑर्गेनल के बारे में देखेंगे, जिसको कि बोल रहे हैं हम लोग गोल्जी एपरेटस, क्लियर। गोल्जी बॉडी बोलो या फिर गोल्जी एपरेटस बोलो, दोनों सिमिलर चीजें हैं। तो चलो भाई ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में एक आध दो डिटेल, उसके बाद फिर मैं तुमको पहले डायग्राम से कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारे जो भी कंटेंट्स रहेंगे वो याद हो जाए, क्लियर। तो पहले हम लोग डायग्राम से उसको एक बार देखेंगे और उसके बाद फिर वन बाय वन उसको नोट डाउन करते हुए कंप्लीट करेंगे। हालांकि हम लोग को आज पूरा का पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट करना है, ठीक। एक ही हम लोगों का उसमें से ऑर्गेनल हो पाया था जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद फिर गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और साथ ही साथ में वैक्यूल्स, ये 3 हम लोग के सेल ऑर्गेनल जो है ये बाकी है, ठीक है भाई। चलो तो हेडिंग लगाओ आज के लिए गोल्जी एपरेटस, क्लियर, इसी को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। तो गोल्जी एपरेटस जो है बेसिकली ये तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स में ही देखने के लिए मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है, क्लियर। क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ था भाई कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो रहते हैं इनके सेल ऑर्गेनल वेल डिफाइंड होते ही नहीं है, जो भी सेल ऑर्गेनल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन उनमें होता ही नहीं है, क्लियर, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होता तो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा हुआ था वहां पे राइबोसोम, तो राइबोसोम भी जो वहां पे प्रेजेंट होता है वो भी मेम्ब्रेन लेस होता है, क्लियर। तो इस हिसाब से हम लोग में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हीं में देखने के लिए मिलेगा गोल्जी एपरेटस, क्लियर है। तो गोल्जी एपरेटस के बाद अब ध्यान देना, सबसे पहले तो इसको जो डिस्कवर करने वाला आदमी था उसका नाम लिख लो, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस डिस्कवर किया हुआ था, और इसने जो डिस्कवर किया हुआ था, अच्छा ईयर भी देख लो भाई, ईयर यहां पे लिख लेना 1898, क्लियर, 1898 में इसने डिस्कवर किया हुआ था। तो एक चीज पहले दिमाग में बिठा लो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे ही विजिबल नहीं हो जाते, माइक्रोस्कोप में जैसे देखना स्टार्ट किए तो भाई वो विजिबल हो जाए ऐसा नहीं होता, क्लियर। तो जनरली किया क्या जाता है, उनको स्टेन किया जाता है, जैसे मैंने तुमको बताया हुआ था ग्राम स्टेन प्रोसीजर, तो उसमें तो मैंने तुमको पूरा का पूरा डिटेल बताया हुआ था भाई कि स्टेनिंग का प्रोसेस होता क्या है, क्लियर। तो वो एक अलग टाइप का स्टेनिंग वहां पे किया हुआ था, और भी बहुत सारे स्टेन आते हैं जिनसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या फिर माइक्रो जो क्या बोलते हैं माइक्रो साइज की जो चीजें होती है उनको देखने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली उनको डाई किया जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग प्रोसेस, क्लियर, या स्टेनिंग प्रोसीजर। उनको एक प्रोसीजर के थ्रू स्टेन किया जाता है और उनके अपीयरेंस को वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है कि वो भाई किस टाइप से हैं, कैसे दिख रहे हैं। तो जब इसने माइक्रोस्कोप में गोल्जी एपरेटस को देखा हुआ था तो इसको वहां पे एक स्ट्रक्चर दिखा होगा भाई, तो इसमें लिख लेना स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा डेंसली स्टेन्ड, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट, या रेटिकुलर लिखो, रेटिकुलर, ये था उसका स्ट्रक्चर। अब यहां पे ध्यान देना, डेंसली स्टेन्ड बोलने का मतलब जैसे मान करके चलो कि एक रोप लिए हुए हो, छोटा सा एक, नहीं रोप मतलब एक थ्रेड मान करके चलो, एक थ्रेड लिए हुए हो,
थ्रेड को जैसे मान लो वहां पे एक नॉट बना दिए, क्लियर, थ्रेड में एक नॉट बना दिए, जाहिर सी बात है भाई जो थ्रेड रहेगा उसका बाकी पोर्शन कम, मतलब कि उसका थिकनेस कम होगा, और जहां पे उसका नॉट बना हुआ रहेगा उसका थिकनेस ज्यादा हो जाएगा। इसको जब इंक में डुबाओगे तो ये जो तुमको थ्रेड का पोर्शन दिख रहा है जो नॉट के आजू बाजू में होगा वो तुमको कम कलर में दिखेगा, क्लियर, और वहीं जो नॉट बना हुआ रहेगा वो वहां पे जो कलर होता है वो डेंसली, मतलब कि कलर जो है वहां पे ज्यादा अपीयर होता है, तो वो डार्क अपीयर होने वाला होता है। इसको भी हम लोग आगे के टॉपिक या आगे के चैप्टर में फिर देखेंगे, ठीक है, आगे के टॉपिक्स में ही देखने वाले हैं जब हम लोग न्यूक्लियस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ये नॉट बना हुआ है, इसमें कलर जो है ये ज्यादा अपीयर हो रहा होगा, तो इस टाइप से इसमें लिखा हुआ है कि डेंसली स्टेन्ड। डेंसली स्टेन्ड बोलने का मतलब वो बहुत ज्यादा कलर को एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो डार्क अपीयर, डार्क टाइप से अपीयर होगा वहां पे। और रेटिकुलर, रेटिकुलर बोलने का मतलब होता है वेब जैसा, मतलब जाल जैसा, क्लियर, तो ये वेब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे ये डेंसली स्टेन्ड, मतलब कि जब उसको स्टेन किया गया तो उसने बहुत ज्यादा स्टेन एब्जॉर्ब किया हुआ था, क्लियर, क्लियर, तो डार्क कलर में अपीयर हुआ, इसी को बोला जा रहा है भाई डेंसली रेटिकुलेट, सॉरी डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर या रेटिकुलर स्ट्रक्चर। अब देख लो इसका जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है वो है कैसे, और इसके पार्ट बाय पार्ट, इसके पार्ट बाय पार्ट जो होंगे इसको हम लोग का फंक्शन कैसे करने वाला होगा ये देखेंगे। हाँ, तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया हुआ है। और इसके बाद फिर आज जो हम लोग देख रहे हैं ये है गोल्जी एपरेटस। तो ये जो तुमको स्ट्रक्चर सामने में दिख रहा है ये है गोल्जी एपरेटस। अब ध्यान दो, इसके बारे में तो चलो खैर देखेंगे, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक व्यू भी इसका देख लो भाई कि ये दिखता कैसे है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लिया हुआ इमेज है, और इस चैप्टर में हम लोग बार बार इसी को कंटिन्यू करते आ रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे स्टडी जो पॉसिबल हो पाए हैं वो ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्लियर। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये तुमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये मतलब कि इमेज दिखाया हुआ है, जहां से ये तुमको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये तुमको रेटिकुलेट स्ट्रक्चर बोलने का मतलब जाल जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा। और साथ ही साथ ऊपर में तुमको यहाँ पे छोटे छोटे गोले दिख रहे होंगे। ये जो गोले हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे यहाँ पे वेसिकल्स हैं, क्लियर, ये सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेसिकल्स हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो जाएगा भाई तुम्हारा गोल्जी एपरेटस, क्लियर, ठीक है, विजिबिलिटी क्लियर है, हाँ भाई ठीक है, एक मिनट, क्लियर, गुड। तो यहां पे ध्यान देना, इस साइड में तुम्हारा यहाँ पे एक लिखा हुआ है भाई मैच्योरिंग फेज, ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है मैच्योरिंग फेज, एक होता है इसमें से सिस फेज बोलो या फिर फॉर्मिंग फेज बोलो, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके उसको डिटेल में देखेंगे। ये है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो गोल्जी एपरेटस दिखाया हुआ है ये सामने में लिखा है सिस फेज, क्लियर, और यहाँ नीचे में लिखा हुआ है इसका ट्रांस फेज। तो सिस फेज को ही हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। अभी मत लिखे रहना क्योंकि हम लोग इसका डायग्राम पे ड्रॉ करने वाले रहेंगे, इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, क्लियर, इसको बोला जाएगा फॉर्मिंग फेज। क्यों बोलेंगे अभी इसको डिटेल में देखेंगे। एक और नाम देख लेते हैं, यहाँ पे जो ट्रांस फेज लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं, ये फॉर्मिंग हो गया। यहां से अभी अभी क्या देखे हुए थे वहां पे, याद करो, ठीक। तो फॉर्मिंग फेज ये हो गया, और ये हो जाएगा मैच्योरिंग फेज, क्लियर। एक हो गया भाई फॉर्मिंग फेज। देखो नाम को अगर प्रीवियस इमेज में देखे हुए हो तो वो तुमको दिमाग में आना चाहिए, क्लियर, तब जाकर के वो याद होते हैं। तो यहाँ पे एक हो जाएगा सिस फेज या फॉर्मिंग फेज, और दूसरा हो जाएगा भाई यहां से ट्रांस फेज, या फिर इसी को बोला जा रहा है मैच्योरिंग फेज। अब ध्यान देना, ये जो सिस फेज रहता है ये तुम्हारा किसके टुवर्ड होगा बोलने से, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, क्लियर, मतलब ये उसके तरफ में फेस किया हुआ है। तो होगा क्या, जब हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा हुआ था तो वहां पे बताया था भाई कि वो जो है लिपिड और प्रोटीन को वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, क्लियर। तो वेसिकल के फॉर्म में जब वो प्रोड्यूस करेगा, वही वेसिकल यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल लिखा हुआ है, ये वही वेसिकल है जो या तो लिपिड लिए हुए रहेगा या फिर ये प्रोटीन लिए हुए रहेगा, क्लियर। तो इस बेसिस पे इनके पास, सॉरी ये जो फेस है सिस फेस जो है, इसके पास बहुत सारे क्या आते हैं, वेसिकल्स आते हैं।
और उन क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स प्रोड्यूस करता है लिपिड और प्रोटीन का, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होते, तो उनको और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में फॉर्म करेगा उसको, ठीक है। उनमें और भी कुछ कुछ चीजें मिलाएगा, अभी देखेंगे वो क्या क्या होते हैं, और भी कुछ कुछ चीजें मिलाएगा, और चीजें मिलाने के बाद फिर उसको आगे प्रोसीड करेगा, उसको आगे और प्रोड्यूस करेगा। ध्यान देना, इसमें ये तुमको इस टाइप से सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको बोला था सिस्टरने। क्लियर? इनको बोला था सिस्टरने। अब ये मैंने तुमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बताया हुआ था कि भाई सिस्टरने जो होता है वो तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ गोल्जी एपरेटस में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है कि उसके सिस्टरने में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टरने में राइबोसोम चिपके हुए थे और इसमें राइबोसोम चिपका हुआ नहीं रहता। ये तुम्हारा रिजेंबल करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि स्मूथ पार्ट होता है और लिपिड या फिर स्टेरॉल सिंथेसाइज करने का काम करता है। आगे इतना समझ में? ठीक। तो अब ध्यान देना, जो वेसिकल्स आए हुए हैं ये अभी अनप्रोसेस्ड वेसिकल्स हैं। क्लियर? तो ये क्या करेंगे, ये सिस फेज से एंटर करेंगे, गोल्जी एपरेटस में ये सिस फेज से एंटर करेंगे, और यहीं से एंटर करते हुए एक एक सिस्टर ने क्रॉस करते हुए ये आगे बढ़ते हुए आएंगे, और फाइनली ये जो ट्रांस फेज है इसी को बोला जा रहा है मैच्योरिंग फेज। क्लियर? इसी फेज से ये बाहर निकल आएंगे फिर। क्लियर? और ये जो वेसिकल्स नया बन करके आया हुआ है, इनके पास एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है, एंजाइम्स हो सकते हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे फिर वैक्यूल्स। क्लियर? कुछ को बोलेंगे वैक्यूल्स, कुछ को बोलेंगे लाइसोसोम। तो अभी देखेंगे किनको क्या क्या बोला जाता है। तो भाई इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे एक गोल्जी एपरेटस जो है ये फंक्शन करता है। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए इसके बारे में डिटेलिंग लिखना चालू करते हैं। देखो, तो अब जो ये गोल्जी एपरेटस है इसका स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये तुमको इस टाइप से अपीयर होगा। ये इस टाइप से तुमको गोल्जी एपरेटस जो है ये अपीयर होगा। अब यहां पे जो है सामने वाला फेस की अगर बात करोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस फेस। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ वेसिकल्स और बना लेता हूं। ठीक, ये और कुछ वेसिकल्स जो है ये प्रोसेस्ड हो करके आगे निकले हुए रहेंगे, ये प्रोसेस्ड वेसिकल्स। अब ध्यान देना, सबसे पहले ये जो सामने का पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे सिस फेज। क्लियर? इसी को बोला जाता है फॉर्मिंग फेज। ठीक है, इसी को बोला जाता है फॉर्मिंग फेज। ये जो तुमको वेसिकल्स दिख रहे होंगे इनको बोलेंगे इनकमिंग वेसिकल्स। इनकमिंग वेसिकल्स, तो ये हो जाएंगे भाई इनकमिंग वेसिकल्स, जो कहां से आ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये इनकमिंग वेसिकल्स हो गए। उसके बाद इसके जो ये मुड़े हुए पार्ट दिख रहे हैं तुमको, इसको हम लोग बोल रहे हैं सिस्टरने। ऐसे अलग अलग नहीं रहते, सेपरेटेड नहीं रहते भाई, वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर? वो समझने के लिए बस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये सिस्टरने। क्लियर? और यहां पे ये क्या हो जाएंगे, प्रोसेस्ड वेसिकल्स। ये हो जाएंगे प्रोसेस्ड वेसिकल्स। आगे इतना समझ में? क्लियर? चलो तब इसके बारे में हम लोग डिटेल में वन बाय वन लिखना चालू करेंगे। बेसिकली तुमको इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें प्रेजेंट दिख रहा होगा यहाँ पे, एक तो हो गया इसका सिस्टरने, और दूसरा आ जाएगा यहां से ये वेसिकल्स। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस, बोलने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले टॉपिक में तीन अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखे हुए थे। एक तो आया था उसमें से सिस्टरने, सेकंड आया हुआ था टिब्यूल्स, और थर्ड आए हुए थे उसमें से वेसिकल्स। क्लियर? तो इस हिसाब से हम लोग को इसमें से दो स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रहा है। इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं।
क्लियर, विजिबल होगा, हाँ विजिबल है। चलो भाई, तो सबसे पहले नंबर, अच्छा इसके बारे में पहले कुछ डिटेल और देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया हुआ था 1898 में। उसके बाद फिर इसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेंसली डेंसली लिखा हुआ है यहाँ पे डेंसली स्टेन्ड। डेंसली स्टेन्ड मतलब वहां पे जो तुमको स्ट्रक्चर दिखा हुआ था वो डार्क में, डार्क ऐसे थ्रेड्स घुमाए हुए टाइप का दिख रहा होगा, क्लियर। तो इस टाइप से डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर इसका तुम्हारा अपीयर होने वाला होगा। तो इसमें हम लोग अब देखते हैं भाई कि ये जो रहता है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी जो रहता है ये यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होता है। तो लिखना इस पे प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं बट उसको हम लोग आगे में डील कर लेंगे, अभी यहाँ पे लिखने का उसका कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। और सेकंड नंबर पे इस पे आ जाएगा भाई एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्लियर। इसका अगर एक्सेप्शन की बात करोगे, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। एक्सेप्शन की बात करोगे तो इसमें से जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स जैसे कि हम आ जाएंगे उस पर, ठीक है। तो मैच्योर मैमेलियंस जो रहते हैं इनके आरबीसी में ये एब्सेंट होता है, उनके आरबीसी में नहीं मिलेगा। जो प्लांट सेल में जो सीव ट्यूब्स आते हैं, क्लियर, सीव ट्यूब्स जो आते हैं उनमें से मैच्योर सीव ट्यूब्स में भी ये देखने के लिए नहीं मिलने वाला। और साथ ही साथ में कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के स्पर्म में भी एब्सेंट होता है, तो वहां पे ये एब्सेंट होने वाला होगा। वो मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं फिर भी वहां पे ये एब्सेंट होता है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग खैर आगे या फिर पिछले वाले किसी चैप्टर में डील करने वाले रहेंगे, क्लियर। तो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भाई कि ये इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आने वाले रहेंगे। तो पहले नंबर पे लिखना है यहाँ पे सिस्टर्ने, क्लियर, सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने जो रहता है ये कैसा होने वाला होगा, ये स्मूथ होता है, ठीक है। तो स्मूथ, राइबोसोम्स एब्सेंट, क्यों होगा, राइबोसोम की वजह से, ना होने की वजह से। राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। अब देखो यहां पे जो हम लोगों ने सिस्टर ने फॉर्म किया हुआ है, 1 2 3 4, 4 सिस्टर ने यहां पे फॉर्म किया हुआ है। तो भाई ये जो रहता है इनके नंबर्स वेरी करते हैं, तो नंबर ऑफ सिस्टर ने कैन वेरी। वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, क्लियर। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स, सॉरी डिफरेंट नंबर्स में प्रेजेंट होने वाला होगा, ठीक है। अब इसकी अगर बात करोगे तो ये जनरली मान करके चलो 3 से लेकर के 8 तक देखने के लिए मिलता है जनरली। 3 to 8 सिस्टर ने किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में 3 to 8, ये जनरल बात है। तुम्हारे एनसीईआरटी में मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। एनसीईआरटी सिर्फ उन्हीं कंटेंट्स को लेता है जो कॉमन होते हैं। बाकी अगर बात करोगे तो भाई तो स्पेसिफिक अगर ऑर्गेनिज्म लेकर के चलोगे तो उसमें तुमको स्पेसिफिक चीजें ही देखने के लिए मिलने वाला होगा। तो ऐसे हम लोग स्पेसिफिक बेसिस पे स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर इंडिविजुअल चीजों को हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल ही है, क्लियर। तो इसी वजह से एनसीईआरटी में जो कॉमन होता है उसी को लिया जाता है, मतलब कि मेजरली जो देखने के लिए मिलने वाला होता है उसी को लिया जाता है। तो जनरली 3 to 8 सिस्टर देखने के लिए मिलने वाले होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जैसे फंजाई के केस में, ये नोट करके लिख लेना, जैसे फंजाई के केस की बात करोगे तो इसमें सिर्फ एक सिस्टर ने प्रेजेंट होता है, 1 सिस्टर ने प्रेजेंट, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिसिस्टर ने
या यूनिसिस्टर्नल, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिसिस्टर्नल। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे ऐसे मिले हुए हैं जिनमें की नंबर ऑफ सिस्टर्न जो है 26 तक जा सकता है। ठीक, ये हालांकि बुक्स वगैरह में लिखा हुआ नहीं है, बाकी गूगल अगर करोगे तो तुमको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनमें की यही सिस्टर्ने का नंबर जो है ये तुमको 26 तक जाते हुए दिखेगा। क्लियर, तो ये हो जाएंगे भाई इसके लिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया सिस्टर्ने का नंबर वेरी किस हिसाब से किया हुआ है। ठीक, तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो रहता है ये वेरी करता है। तो बस इतना ही तुमको यहाँ पे लिखना था। अगला बस एक लाइन में हम लोग चिपकाएंगे इसमें से वेसिकल्स, तो नेक्स्ट लिख लेना वेसिकल्स। यहाँ पे ये जो वेसिकल्स बन करके आए हुए हैं, वेसिकल्स। तो देखो वेसिकल्स जो रहते हैं जब यहां से ये निकल करके आने वाले होंगे, मतलब कि बाहर जब आते हैं, प्रोसेस्ड वेसिकल्स जो रहते हैं वो सीधा सीधा लाइसोसोम जैसा होते हैं। बोलने का मतलब ये है कि उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने वाले रहेंगे। वो बाहर से आने वाले फेगोसोम या फिर पिन्नोसोम, जिसमें कि फूड या फिर वाटर जो रहता है वो बल्क अमाउंट पे कंज्यूम किया गया रहता है सेल के द्वारा, उसको ये डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई डाइजेशन का जो प्रोसेस रहता है सेल के इनसाइड में ये लाइसोसोम का होता है। तो इसमें एक चीज लिख लेना, वेसिकल्स, ये हो जाएगा। वेसिकल्स एक्ट एज, क्या बोलना चाहिए उसको, लाइसोसोम्स। क्लियर, एक्ट एज लाइसोसोम्स। तो ये हो जाएगा भाई इसके लिए तुम्हारा डिटेलिंग। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो गोल्जी एपरेटस है एक्चुअली में इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी फटाफट, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन करो भाई इसको जल्दी। डन, गुड, वेरी गुड। तो अब इसके हम लोग देख लेते हैं भाई फंक्शंस की, गोल्जी एपरेटस जो रहता है इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। देखो एलिमेंट्स को यहाँ पे जितना हो सके याद करने की कोशिश करो। एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूं, भले ही अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। सबसे पहले में हम लोगों ने देखा कि गोल्जी एपरेटस जो था इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया हुआ था 1898 में। क्लियर, 1898 में इसको डिस्कवर किया हुआ था। इसका जो स्ट्रक्चर इसको देखने के लिए मिला हुआ था वो था डेंसली रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, डेंसली रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर बोलने का मतलब एक तो बहुत ज्यादा अमाउंट पे वो स्टेंड कंज्यूम किया हुआ रहेगा और मतलब कि एब्जॉर्ब किया हुआ रहेगा, और साथ ही साथ में वो वेब जैसा, मतलब कि जाल के जैसा वहां पे अपीयर हुआ था, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर को डेंसली रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर बोला गया है। यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। और उसके साथ साथ कुछ मैंने तुम लोगों को इसमें एक्सेप्शन भी बोल दिया, फिर से एक बार एक्सेप्शन भी रिपीट कर दे रहा हूं। एक तो तुमको ये मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर, उसमें ये एब्सेंट होने वाला होगा। सेकंड जो आ जाएगा इसमें से कुछ टेरिडोफाइट्स और कुछ ब्रायोफाइट्स के स्पर्म सेल्स में ये देखने के लिए नहीं मिलने वाला होता है। तो ये तुम्हारे इसके एक्सेप्शन में आने वाले होंगे। क्लियर, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा हुआ था भाई कि सिस्टरने जो रहता है ये इस टाइप से जो घूमे फिरे टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी को हम लोग सिस्टरने बोल रहे हैं। इनमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो जिसके वजह से ये किससे रिजेंबल करने वाले होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिजेंबल करने वाले होते हैं। क्लियर है इतना, ये उस टाइप से दिखने वाले होते हैं। अब आगे की अगर बात करोगे तो इसमें तुम्हारे दो फेसेस दिख रहा है, एक हो जाएगा सिस फेस जिसको कि हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, एक हो जाएगा इसमें से ट्रांस फेस जिसको कि हम लोग बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। क्लियर, लिखे नहीं, अच्छा नहीं लिखे हैं, वेट यहाँ पे एक बार लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा ट्रांस फेस, इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। क्लियर, इसी को ही बोला जाता है मैच्योरिंग फेस। तो जो अनप्रोसेस्ड वेसिकल थे उसको इसने क्या किया हुआ है, मैच्योर किया हुआ है। क्लियर, और उसके अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, अभी देखेंगे वो कौन कौन से होने वाले। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर, अब अच्छा इसमें अब सिस्टरने में अब इसका जो नंबर रहता है ये वेरी कर सकता है। वेरी कहां से कहां बोलने से 3 to 8 इसके नंबर्स हो सकते हैं जनरली। बाकी कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इसका नंबर जो है ये 26 तक भी देखा गया है। और फंजाई जो होते हैं इसमें एक ही सिस्टरने प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसको यूनिसिस्टर्नल ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा, यूनिसिस्टर्नल ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसके बाद वेसिकल्स, वेसिकल्स जो रहेंगे भाई, वेसिकल्स हम लोग किसको बोल रहे थे, ये सीधा सीधा लाइसोसोम के जैसा एक्ट करने वाले होंगे और ये डाइजेशन का वहां पे काम करते हैं। क्लियर है इतना, ठीक। चलो भाई, तो इसके आगे देखते हैं हम लोग कि गोल्जी एपरेटस जो है इसका फंक्शन क्या है।
नेक्स्ट हेडिंग लगाना, फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। क्लियर, फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। अब भाई ये काम क्या क्या करने वाला होगा बोलने से, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अनप्रोसेस्ड वेसिकल्स जो रहते हैं उनको ये प्रोसेस करता है, आगे और प्रोसेस करता है और उनको मैच्योर करता है। क्लियर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मैच्योरिंग द अनप्रोसेस्ड वेसिकल्स। ठीक है, ये और साथ ही साथ में उनको ये ट्रांसपोर्ट करवाने का भी काम कर रहा है। तो भाई इसके लिए और एक लिख लेना पॉइंट, सेकंड नंबर, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करने वाला होगा। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली दो टाइप से ये करवाने वाला होगा, एक तो हो जाएगा विद इन द सेल और एक तो हो जाएगा सेल के बाहर। तो क्या आ जाएगा इसमें से, एक इंट्रासेल्यूलर और एक हो जाएगा भाई इंटरसेल्यूलर। एक हो जाएगा इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा हो जाएगा इसमें से इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, और ये जो मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स को ये पैकेज करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये पैकेजिंग का भी काम करता है। तो इसमें लिख सकते हो हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। उनको ये दूसरे दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में बाइंड करेगा, तो होगा क्या, हेल्प्स इन पैकेजिंग। क्लियर, इतना आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब आगे देखना, ये जो जनरली अनप्रोसेस, एक चीज और लिख लेना, चलो फोर्थ नंबर इस पे लिख लो, सीधा लिखो फिर समझाते हैं। ये जो रहता है बेसिकली ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट मान करके चलो, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को अनप्रोसेस्ड लिपिड और जो क्या बोलना चाहिए प्रोटीन के वेसिकल्स आए हुए थे उनको ये इसमें मिला देता है। तो ग्लूकोज को मिलाएगा किसमें, लिपिड में। तो हम लोगों ने देखा हुआ था भाई कि उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। और ग्लूकोज को जब ये मिला देगा किसके साथ, प्रोटीन के साथ, तो उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो इसको एक लिख लेंगे, इट कंबाइंस कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज विथ material present in unprocessed vesicle liquid। अनप्रोसेस्ड वेसिकल्स, तो होगा क्या, जैसे यहां पे मटेरियल्स जो है ये दो टाइप से थे वहां पे, एक था भाई लिपिड और एक हो जाएगा यहां से प्रोटीन। क्लियर, तो लिपिड के साथ जब ये ग्लूकोज को मिलाने वाला होगा तो ये बनाएगा ग्लाइकोलिपिड। क्लियर, और प्रोटीन के साथ जब ये ग्लूकोज को मिलाने वाला होगा तब इसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ है एंड प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, इसको बोलेंगे भाई ग्लाइकोसाइलेशन। क्लियर, तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा ग्लाइकोसाइलेशन और इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो जब ग्लूकोज को लिपिड में मिलाता है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोला जाएगा, उस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइडेशन बोला जाएगा। जब ग्लूकोज को ये प्रोटीन के साथ मिलाने वाला होगा तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोला जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे भाई इसके तुम्हारे क्या बोलना चाहिए, एक फंक्शन। एक और फंक्शन लिखेंगे इसमें। अच्छा चलो पहले इतने को नोट डाउन करो फटाफट, फिर एक और फंक्शन लिखते हैं। अच्छा वेट, छोटा सा ही है, मैं यहीं पे बता देता हूं, आ जाएगा मे बी, वेट। चार फंक्शंस हो गए, अब हम लोग देखेंगे इसमें से फिफ्थ नंबर का फंक्शन। फिफ्थ, जो ह्यूमन में स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल के ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। अभी तो फिलहाल तुमको शायद ही याद हो, क्योंकि ये अगर प्रीवियस ईयर में पढ़े हुए रहोगे तो थोड़ा मोड़ा वहां पे बताया गया रहेगा कि स्पर्म जो होता है उसके हेड साइड में तुमको या फिर उसके टॉप साइड में तुमको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसको कि बोला जाता है एक्रोसोम। ठीक, तो हालांकि इसके बारे में हम लोग को नेक्स्ट ईयर में डिटेल में देखना है, नेक्स्ट ईयर में इसको अच्छे से हम लोग को कवर करना है, पूरा चैप्टर है तुम्हारा, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिटेल डील करेंगे। तो अब भी सिर्फ इतना भेजे में बिठा लो, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा भी तो भी एक साल तक के लिए उसको याद तो करोगे नहीं। ठीक, तो इसी वजह से हम लोग इसको उतना ही देखते हैं जितना हमारे काम के लिए होगा। बस अब भी सिर्फ इतना याद कर लो कि जो स्पर्म्स होते हैं, जैसे ये मान लो स्पर्म लिए हुए हैं, तो इसका जो ये ऊपर का पार्ट रहेगा, ये ऊपर का जो पार्ट रहता है, यहाँ पे तुमको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर स्टेप से देखने के लिए मिलेगा। विजिबल है? हाँ विजिबल है, येलो कलर में मैंने कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसी कैप को बोला जाता है एक्रोसोम। ठीक है, इसी कैप को बोला जाता है एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम बना हुआ रहता है, ये इन्हीं गोल्जी एपरेटस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ रहता है, उनके मिलने से बना हुआ रहता है। तो इसमें लिखना इट फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। अब अगर एक्रोसोम की बात करोगे ये क्या करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लो कि एक्रोसोम जो रहता है, ये जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो उस टाइम पे एग को पेनिट्रेट करने के लिए इसके अंदर में एंजाइम्स रहते हैं। क्लियर? तो जैसे ही स्पर्म किसी एग सेल के पास पहुंचता है, वहां से ये एक्रोसोम एक्रोसोम खुलेगा, और इसके अंदर में जो क्या बोलना चाहिए एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम जाकर के एग को पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि बहुत हार्ड लेयर होता है। क्लियर? उसको ये पेनिट्रेट करेंगे, जिसकी वजह से इस हेड के पास प्रेजेंट न्यूक्लियस जो रहेगा, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, वो एंटर कर जाएगा कहां पे, एग सेल में। क्लियर है? ठीक है, तो इस हिसाब से यहां का फंक्शन होने वाला होगा। तो यहां से एक्रोसोम, और इसमें क्या लिखने वाले थे हम लोग, हाँ एक्रोसोम, ये किसमें हेल्प करता है, एक्रोसोम जो रहता है हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग एग सेल। ठीक, हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग एग सेल। चलो भाई, तो ये हो गया तुम्हारा गोल्जी एपरेटस का पूरा डिटेलिंग कंप्लीट। जल्दी फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर यहां से हम लोग चलेंगे, दो हमारे और छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लाइसोसोम, और दूसरा हो जाएगा यहां से वैक्यूल्स। क्लियर? तो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए, जल्दी करो, पहले उसको लिखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, फिर उसके डायग्राम्स पे चल करके उसको एक बार ऑब्जर्व करेंगे। जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, फास्ट। अच्छा म्यूसिक, हाँ ठीक है भाई, चलो हाँ, उसके बारे में हम लोग आगे में लिख ही लेते कहीं ना कहीं पे। ठीक है, एक एक पॉइंट और लिख लो, ये म्यूसिलेज सिक्रेट भी करता है। ठीक है, वो किसी को दिख गया बुक में तो वो बोल रहा है, फिर लिखो। चलो भाई, हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे में लिखते ही, लिख लो एक छोटा सा लाइन, सिक्रेट्स म्यूसिलेज। इन प्लांट रूट्स फॉर ल्यूब्रिकेशन, फॉर ल्यूब्रिकेशन, जिसके वजह से वो सॉइल को आसानी से पेनिट्रेट कर पाए।
क्लियर, जिसके वजह से वो सॉइल को आसानी से पेनिट्रेट कर पाए और अंदर जा पाए। इसी वजह से प्लांट के रूट सेल में भी, सॉरी रूट सेल में भी ये तुमको देखने के लिए मिलने वाला होता है। और वहां पे ये क्या करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए म्यूसिलेज सिक्रीट करता है, म्यूसिलेज, ठीक है, जिसके वजह से जो रूट होते हैं वो म्यूसिलेजिनस हो जाएंगे और आसानी से सॉइल को पेनिट्रेट करके अंदर जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो भाई ठीक है, तो क्योंकि इसको हम लोग प्लांट वाले चैप्टर में डील करने ही वाले थे, ठीक है, प्लांट वाले चैप्टर में डिटेल में इसको देखने ही वाले हैं, तो इसी वजह से इसको मैं स्किप करते हुए आगे निकाल रहा था। चलो कोई नहीं, लिख लो जल्दी फटाफट। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म लिखो, लाइसोसोम्स। अच्छा इसमें एक चीज और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इनको पोस्टमैन बोला जाता है, गोल्जी एपरेटस जो रहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह सब्सटेंसेस को भेजने का काम कर रहे हैं, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, तो इसके वजह से इनको पोस्टमैन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। लिख सकते हो इसको, पोस्टमैन ऑफ द सेल। नेक्स्ट थर्ड, लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम जो रहते हैं बेसिकली ये, अच्छा बचपन में मतलब कि जो पिछले वाले क्लासेस में पढ़े हुए थे, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, ये तो पता ही होगा, क्लियर। सुसाइडल बैग इसीलिए बोला जाता है। अच्छा उसका रीजन मैं तुमको चलो दिखाऊंगा आगे में, तो फटाफट इसको लिखने की कोशिश करो। लाइसोसोम जो रहते हैं नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्लियर। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एक नहीं भरे पड़े रहते हैं, एक लाइसोसोम के अंदर मान करके चलो अराउंड 50 टाइप्स के, 50 नहीं 50 टाइप्स के ये तुमको एंजाइम्स देखने के लिए मिलते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली इनको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। लिखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पिछले क्लास में अगर पढ़े हुए रहोगे तो वहां पे तुमको बताया हुआ रहेगा कि भाई जिस भी कंपोनेंट को अगर तोड़ना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, तो उसी कंपोनेंट के नाम के सामने में ASE लगा देना, तो वो एंजाइम बन जाएगा जो उसको तोड़ने वाला होगा। जैसे क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मोल्टोस को तोड़ने के लिए मोल्टेस का यूज किया जाएगा। न्यूक्लियस को अगर ब्रेक डाउन करवाना है तो न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करवाने के लिए न्यूक्लियस का यूज किया जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से भाई बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन को अगर ब्रेक डाउन करवाना है तो प्रोटीएस उसमें से क्या बोलना चाहिए, नाम उसका हो जाएगा, क्लियर। तो प्रोटीएस जो रहेगा ये प्रोटीन को तोड़ने वाला रहेगा, सुक्रोज को तोड़ने के लिए भी इसी टाइप से। तो इस टाइप से बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा, जिसको चाहे तो वो एंजाइम सारे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है, 2-4 तो मैं ही लिखवा दूंगा यहाँ पे। कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक, इसमें लिख लेना अराउंड 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट। क्लियर। तो इसमें से जैसे मोल्टेज आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा, प्रोटीएज आ जाएगा, लिख लो एग्जांपल के लिए। न्यूक्लियस, प्रोटीएज, तो इस टाइप से इसमें और भी बहुत सारे एटसेट्रा, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं भाई हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, दूसरे सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। आगे इतना समझ में, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे, लाइसोसोम जो रहते हैं इनको हम लोग पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें से अभी एक पिछले वाली चीज को रिलेट करेंगे, ध्यान देना।
देखो, पिछले वाले जब हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक वाला टॉपिक किया हुआ था तो वहां पे मैंने तुमको बताया था भाई कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने का एबिलिटी रखते हैं। क्लियर? तो उसमें से जो हम लोगों ने 4 टाइप के बैक्टीरियाज देखे हुए थे, ठीक, बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, स्पाइरलम हो जाएगा और एक आ जाएगा विब्रियो। तो जो हम लोगों ने 4 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया देखे हुए थे वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो उसको हम लोग बोले थे प्लियोमॉर्फिक। क्लियर? उसको हम लोगों ने बोला था प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक नेचर बोलने का मतलब होता है शेप चेंजिंग नेचर। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या हो जाएगा? शेप चेंजिंग नेचर। और यहां पे लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिक। तो पॉलीमॉर्फिक नेचर अगर होगा भाई तो ये एक से ज्यादा फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, एक से दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब कि वो मतलब कन्वर्ट होंगे मतलब एक प्रोसेस के थ्रू होंगे, एक के बाद एक। और उसमें जो थे चारों ही एक दूसरे में कभी भी कोई भी कन्वर्ट हो सकता था। क्लियर? और इसमें क्या होता है, एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने का एक प्रोसेस रहता है। जैसे पहले प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर आगे कुछ बनेगा, इस टाइप से उसमें आगे जाने वाला होगा। तो इनको बोला था पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू, अच्छा ऑर्गेनिजम्स लिखे, सॉरी ऑर्गेनल्स, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। क्लियर? ड्यू टू, ऐसे लिखो, एज फाउंड इन फोर फॉर्म, एज फाउंड इन फोर फॉर्म्स। तो क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले एक हो जाएगा भाई प्राइमरी लाइसोसोम्स, एक हो जाएगा इसमें से सेकेंडरी लाइसोसोम्स, एक हो जाएगा, अच्छा सेकेंडरी को और भी नामों से जाना जाता है तो पहले इसको भी जान लो। सेकेंडरी लाइसोसोम जो रहता है इसको हम लोग डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी बोलते हैं। क्लियर? इनको डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी बोलते हैं, साथ ही साथ में हेट्रोफेगोसोम भी बोलते हैं। हेट्रोफैगोसोम बोलने का भी इसका भी मीनिंग है, सबका एक एक मीनिंग है। मैं अभी इसको डायग्राम में तुमको अच्छे से बताऊंगा, ध्यान देना इतने को पहले। और थर्ड नंबर जो आ जाएगा इसमें से, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी। इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी। क्लियर? और फोर्थ नंबर इस पे जो आएगा, थर्ड नंबर हो गया रेसिडुअल बॉडी। फोर्थ नंबर जो इसमें से आने वाला रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। इनको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। क्लियर? तो ये आ जाएंगे भाई इसके 4 डिफरेंट फॉर्म्स, लाइसोसोम के 4 डिफरेंट फॉर्म्स। अब ध्यान देना, ये जो 4 डिफरेंट फॉर्म्स आए हैं इनको हम लोग मतलब किस बेसिस पे बोला जा रहा है, ध्यान देना। जैसे मान लो भाई कि ये हो गया तुम्हारा गोल्जी एपरेटस। ऐसे बनाते हैं, वेट, देखो ये मान लो है गोल्जी ऑपरेटस एपरेटस, और ये हो जाएगा यहां से सिस फेस, और ये हो जाएगा यहां से ट्रांस फेस। क्लियर? ट्रांस फेस से जो थे ये वेसिकल्स निकल निकल करके आए, ये मान लो वेसिकल हो गए। क्लियर? ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह इस पे भरा हुआ है, लेकिन अभी जो इनके अंदर में एंजाइम्स प्रेजेंट है वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो होता क्या है, इनको बोलेंगे हम लोग, ये जो है ये अभी एंजाइम्स इनके एक्टिवेट नहीं हुए हैं और ये न्यूली फॉर्म्ड या न्यूली सिंथेसाइज्ड या फिर न्यूली प्रोसेस्ड वेसिकल है। क्लियर? तो इनको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री या फिर प्राइमरी वेसिकल्स। क्लियर? और जब सेल ईटिंग प्रोसेस करता है या फिर सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस करता है उस टाइम पे फैगोसोम या पिन्नोसोम सेल के अंदर में सेल में एंट्री मारेगा। क्लियर? तो यहां से क्या आ रहा होगा, मान लो बाहर से, अच्छा एक काम करें क्या इसको, अच्छा चलो मैं यहीं पे बना देता हूं, कोई नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लो यहां पे बाहर से क्या आ रहा है, ये आ गया मान लो फैगोसोम।
ये आ गया फेगोसोम। क्लियर। अब इसके अंदर में है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, लेकिन वो अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है। होगा क्या, धीरे धीरे करके ये जो है ये इसको अपने अंदर में ले लेगा, इसको ये अपने में अटैच करवा लेगा। सबसे पहले में ये क्या करेगा, इसको अटैच करवा लेगा। क्लियर। और ये अब अटैच करवा लिया। अटैच करने के बाद अब इसके अंदर में जो भी फूड मटेरियल रहेगा, क्योंकि ये अब इससे अटैच हो चुका है, तब के केस में इसके जो एंजाइम्स हैं ये अब एक्टिवेट हो जाएंगे, ये अब एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर। जैसे इसके एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसको बोला जाएगा भाई सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको बोला जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर। प्राइमरी जब वो नया बन करके आया हुआ था, आगे जब फेगोसोम आया या फिर कोई पिन्नोसोम आया, तो जब उसने उसके अंदर के मटेरियल को कंज्यूम किया और उसको डाइजेस्ट करना चालू किया, तो इसके जो एंजाइम्स थे आपस से एक्टिव हो गए। जैसे इसके एंजाइम्स एक्टिव होते हैं तो ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। क्लियर। इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। आगे चल करके डाइजेशन कंप्लीट जब हो जाता है तो यही लाइसोसोम जो है ये रेसिडुअल बॉडी के फॉर्म में आएगा। मतलब कि ये क्या कंटेन किया हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी। कंटेन्स वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये हो जाएगा भाई रेसिडुअल बॉडी। अब जो फोर्थ बचा हुआ है, और अब देखो हेट्रोफैगोसोम यहां पे लिखा हुआ था। हेट्रोफैगोसोम का मतलब क्या हो गया कि जब दूसरे चीजों को इसने कंज्यूम किया हुआ है। क्लियर। जब इसने दूसरे चीजों को मतलब दूसरे बाहर की चीजों को कंज्यूम किया हुआ है, या बाहर की चीजों को जब इसने डाइजेस्ट किया हुआ है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं हेट्रोफैगोसोम। तो उसी से थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि इसका सुसाइडल बैग जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है, कि जब भी ये बाहर से अटैकिंग एजेंट देखता है और ये पाता है भाई कि वो सेल को हार्म पहुंचा रहे हैं या फिर सेल में कुछ डिफेक्ट आ जाएगा, तब के केस में ये खुद को क्या करता है, मतलब कि वहीं पे ये जो लाइसोसोम है ये बस्ट कर जाएगा। तो इसके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहते हैं ये बॉडी से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आएंगे तो जो सेल रहेगा वो वहां पे डेड हो जाएगा। क्लियर। तो ये खुद को भी खत्म करने का काम करता है, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी फॉर्म को, जिस फॉर्म में ये खुद को उड़ा लेता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ऑटोफैगोसोम। ठीक है, उसको अलग से मैं यहां पे नहीं लिख रहा। तो प्राइमरी लाइसोसोम कौन से हो जाएंगे, जो नए नए फॉर्म होकर के आए हुए हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम कौन कौन से हो जाएंगे, जो आए हुए फैगोसोम या फिर क्या बोलना चाहिए, पिन्नोसोम को कंज्यूम करते हैं या उनको डाइजेस्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। इसी को बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम। क्लियर है, इसी को बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम, और इसी को डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव लाइसोसोम भी बोलते हैं। अभी लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये डाइजेस्ट करने का भी काम करने वाले होते हैं। इसके बाद जब डाइजेशन का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसी वेसिकल के इनसाइड में तुमको वेस्ट मटेरियल देखने के लिए मिलेगा। तो वो जो फॉर्म नया आया हुआ है इसको हम लोग बोल रहे हैं रेसिडुअल बॉडी। और ऑटोफैगोसोम बोलने का मतलब जब ये सेल खुद बस्ट होकर के जब ये देखता है भाई कि जो सेल है वो डैमेज हो चुका है, तो ये सेल ऑर्गेनल खुद से डैमेज हो जाता है, खुद से बस्ट होता है और पूरे डैमेज सेल को ये खत्म कर लेता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, और इस फॉर्म को ऑटोफैगोसोम बोला जाता है। आगे इतना समझ में क्लियर। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया तुम्हारा लाइसोसोम कंप्लीट। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वैक्यूल्स, उसके बाद तुम्हारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। फोर्थ नंबर, इस पे हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स। लिखो अच्छा, प्रीवियस पेज, ठीक है, एक मिनट। नहीं लिखे थे क्या, लिखो लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट जल्दी नोट डाउन करो। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा है नहीं, मुश्किल से 4-5 लाइन लिखेंगे फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी लिखो। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। चलो भाई लिखो इसमें वेसिकल।
तो सॉरी वैक्यूल, तो वैक्यूल जो रहते हैं जनरली ये जो रहते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। हम लोगों ने इसको प्रोकैरियोट्स में भी एक बार देखा हुआ है, और अभी जब हम लोग इसको कवर कर रहे थे तो इस यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताने के टाइम पे भी मैंने तुमको एक दो बार बताया हुआ था। क्लियर? तो ये हो जाएगा भाई वैक्यूल। तो लिखो यहाँ पे ये हो जाएंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, स्फेरिकल शेप। एक काम करते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन जो इसमें जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसका नाम भी यहां पे लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे नोन एज टोनोप्लास्ट। नोन एज टोनोप्लास्ट। जैसे ये मान लो हो गया वैक्यूल। क्लियर? तो इसका आउटर मेम्ब्रेन जो इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्लियर? टोनोप्लास्ट ये अब मेम्ब्रेन है भाई। ठीक, इसका ये जो मेम्ब्रेन रहता है ये हो जाएगा, इसके बेसिकली दो चीजें देखना है। एक तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है? सिलेक्टिव परमिएबल बोलने का मतलब सिलेक्टेड चीजों को ये एंट्री देने वाला होता है, और साथ ही साथ में ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है? इसके अंदर में ये जो तुमको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो सैक खाली जो स्पेस दिख रहा है, इस खाली स्पेस को हम लोग बोलते हैं सैप। स्पेस इनसाइड मेम्ब्रेन। क्लियर? अब इस स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है अगर ये बोला जाए तो यहां पे प्रेजेंट होगा एक तो वाटर, प्लस यहां पे सेप प्रोडक्ट्स होते हैं, सेप प्रोडक्ट्स। ठीक है? यहां पे सेप प्रोडक्ट्स तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा। तो इतना क्लियर हो गया है? ठीक है? अब ध्यान देना कि एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हो गया, इसके बारे में इतना डिटेल तुम लोग को जानना था। ठीक? और शेप इसका कैसा होता है बोलने से, स्फेरिकल शेप होता है। तो एक इसको लिख लेना, स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप। बेसिकली बुक में तुम्हारे दो नाम दिए हुए हैं, हम लोग इसको तीन से डील करने वाले रहेंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में हम लोगों ने एक देखा हुआ था, गैस वैक्यूल्स। ठीक, एकदम आखिरी में मैंने तुमको उसको लिखवाया था, गैस वैक्यूल्स जिनको कि स्यूडो वैक्यूल्स बोला जाता है। तो इसमें लिखेंगे इसके टाइप्स, वैक्यूल्स के टाइप्स। चलो टाइप्स, टोटल 3 टाइप्स के वैक्यूल्स हमको कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। एक हो जाएगा इसमें से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलने का मतलब ये अमीबा पैरामीशियम जैसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, इनमें ये तुमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये जनरली करते क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको इस वैक्यूल के अंदर में ले लेंगे और फिर उसको मेम्ब्रेन के पास ले जा करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये किन में देखने के लिए मिलता है अगर ये बोलोगे तो लिख लेना इस पे, एग्जाम्पल किसमें देखने के लिए मिलेगा, फाउंड इन अमीबा पैरामीशियम, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फाउंड इन अमीबा और अदर फ्रेश एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या फ्रेश वाटर लिखो, फ्रेश वाटर माइक्रोब्स। क्लियर? अब सेकेंड टाइप का जो वैक्यूल होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाई फूड वैक्यूल। ठीक, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये मिलेगा तुमको फाउंड इन प्रोटिस्ट। क्लियर? ये प्रोटिस्ट में देखने के लिए मिलने वाला होगा। और एक जो रहता है भाई गैस वैक्यूल, ये एक्चुअल वैक्यूल नहीं है, ये सूडो वैक्यूल है, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेनलेस होता है। क्लियर? मेम्ब्रेनलेस
होता है, इसीलिए इसको सूडो वैक्यूल बोला जाता है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा था। तो इसमें लिखेंगे गैस वैक्यूल्स। क्लियर? ये कैसे हो जाएंगे सूडो वैक्यूल्स? एज दीज आर मेम्ब्रेनलेस। और फाउंड इन बैक्टीरिया, फाउंड इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ये देखने के लिए मिलते हैं, ठीक, बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलते हैं। स्यूडो वैक्यूल्स होते हैं, ट्रू वैक्यूल होते नहीं है। हालांकि ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ, उसको हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स के केस में देखा हुआ था, बट वैक्यूल देख रहे हैं तो भाई इसको एक बाजू में चिपका लिए रहो। क्लियर है? क्लियर? तो इतने हो जाएंगे भाई तुम्हारे चैप्टर के, सॉरी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के डिटेलिंग। अब जो है ये थोड़े से स्पीड में जाएंगे, हालांकि टॉपिक जो है वो ठीक ठाक ही है, लेकिन अब थोड़े से स्पीड में जाएंगे। क्या इनिशियल जो रहते हैं ऑर्गेनल्स, इनमें हम लोग को थोड़े एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो इनको एक साथ में हम लोग को देखना था। क्लियर? अब जो है ये फैक्ट बेस्ड बहुत ज्यादा होंगे टॉपिक्स, तो जल्दी स्पीड में निकलते हुए चलेंगे आगे। ठीक, तो चलो इतने को नोट डाउन करो, फिर इमेज पे चलेंगे, और इमेज में मैं तुमको कुछ डिटेल्स और बताऊंगा। जैसे पिछले वाला हम लोगों ने टॉपिक देखा था, कौन सा? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो रहते हैं ये बेसिकली एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। क्लियर? इनको अगर फंक्शन करना है तो भाई इनके लिए मीडियम जो है ये एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक मीडियम के लिए, ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, मैं तुमको ये एडिशनल बताने वाला हूं। तो इन एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए इनके आजू बाजू में, इनके पास में लाइसोसोम्स के पास में क्या बोलना चाहिए, एक हाइड्रोजन पंप होता है, जो कि हाइड्रोजन को पंप करते हुए उनके इनसाइड में भेजता है। अब हाइड्रोजन प्लस आयन अगर जहां पर रहेगा, या रिलीज फॉर्म में हाइड्रोजन प्लस आयन रहेगा, तो वो एसिडिक नेचर का सब्सटेंस बनाने वाला होता है। तो अंदर का मीडियम जो है ये एसिडिक बन जाता है। उसका पीएच जो रहेगा ये अप्रोक्सीमेट मान करके चलो 5 पीएच के अराउंड में होने वाला होता है। 5, क्लियर? 5 पीएच के अराउंड में होने वाला होता है। अभी डायग्राम में उसको देखेंगे डिटेल में। इतना समझ में आ गया? चलो भाई, तो अच्छा नोट डाउन नहीं किए हुए, जल्दी इसको नोट डाउन करो फटाफट। ये हो जाएगा वैक्यूल्स के लिए, इससे ज्यादा डिटेल और इसके लिए नहीं करना, जल्दी लिखो। हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, गैस वैक्यूल में इसमें लिख लेना। अच्छा लिखे हैं क्या? ठीक है, एज मेम्ब्रेनलेस, वही मैं बोल रहा था, मेम्ब्रेनलेस लिखे हैं कि नहीं? ठीक, गुड, डन। तो ठीक है भाई, फिर देखो थोड़ा सा हम लोग डायग्राम देखते हैं, कुछ इमेजेस एक बार देख लो, जिसको कि अभी हम लोगों ने कवर किया। बहुत जाते हैं नहीं, मुश्किल से 2-4 मिनट और लगने वाला होगा, फिर ये टॉपिक जो है ये भी तुम्हारा कंप्लीट। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई वही गोल्जी एपरेटस। इसमें थोड़ा सा और डिटेल इमेज दिया हुआ है, अगर पिछला वाला ना दिखा हो ठीक तरीके से तो इसमें भी देख सकते हो। इसमें भी तुमको वही रेटिकुलेट स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर, और डेंसली स्टेन्ड भी दिख रहा है, मतलब पूरा डार्क कलर में अपियर हुआ है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो गोले गोले दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? वेसिकल्स है, प्रोसेस्ड वेसिकल्स है। नेक्स्ट, यहाँ पे तुमको इमेज दिख रहा होगा इस टाइप से, हालांकि इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा खास टाइप का इमेज होगा नहीं। एक एक क्या बोलना चाहिए, लाइसोसोम जो रहता है वो एक स्फेरिकल शेप में रहता है, इसके इनसाइड में बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। ठीक, ये है तुम्हारे काम के लिए। देखो दिख रहा होगा, हाँ विजिबल है। तो इसके इनसाइड में लिखे हुए हैं बहुत सारे एंजाइम्स। वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीएज, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस, ये मैंने तुमको लिखवाया, क्लियर। ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, क्या बोलना चाहिए वो, लाइसोजाइम भी मिलता है। लाइसोजाइम जो हमारे सलाइवा में रहता है, पिछले साल जिसको कि तुम लोगों ने कवर किया हुआ रहेगा, तो लाइसोजाइम भी मिलता है इसके इनसाइड में, क्लियर। क्योंकि अगर बाहर से भाई बैक्टीरिया वगैरह आएंगे तो उनको भी तो किल करने का रिक्वायरमेंट होगा, तो लाइसोजाइम जो रहता है वो बैक्टीरिया किलिंग का काम करता है। तो इनके एंजाइम्स में लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो ये सारे हो जाएंगे इसके अंदर के, और भी होते हैं, मैंने तुमको बताया बहुत सारे टाइप्स के इसमें तुमको देखने के लिए मिलेंगे। पीएच यहाँ पे लिखा हुआ है 5, पीएच 5, और यहाँ पे ये देखो एच जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन पंप है। हाइड्रोजन पंप, ये हाइड्रोजन आयन को इनसाइड में, लाइसोसोम के इनसाइड में मेंटेन करने का काम करता है। ठीक, ये डायग्राम में अगर ना दिख रहा हो तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक और दिखेगा, ये दिख रहा होगा, हाँ ये क्लियर है, ये ज्यादा क्लियर है। तो ये एसिडिक हाइड्रोलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहो तो लिख सकते हो ये एंजाइम्स, बाकी अभी के लिए तुम्हारे कोई काम के नहीं है।
बस इतना दिमाग में रखना कि कौन से सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एंजाइम क्या रिक्वायरमेंट होगा बोला जाए। तो अगर स्पेसिफिक कोई दूसरे टाइप के पैटर्न में अगर नाम बन रहा होगा तो उसको मैं नहीं बोल रहा अभी, बाकी मोस्टली जो रहते हैं उसी में ASE जोड़ करके उसका डाइजेस्टिव एंजाइम बनाया जाता है किसी भी एक तुम्हारे सब्सटेंस का। ये लाइपेज लिखा हुआ है, लाइपेजेस, ठीक है, बोलने का मतलब लाइपेज को तोड़ने के लिए। प्रोटीएजेस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो जाएंगे। 1 मिनट फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कल कहाँ गए थे? चलो, तो ये है भाई, और यहाँ पे ये तुमको दिख रहा होगा हाइड्रोजन पंप। हाइड्रोजन पंप बेसिकली करेगा क्या, हाइड्रोजन को यहाँ से तोड़ तोड़ करके आयन के फॉर्म में अंदर भेजेगा ताकि इनसाइड में जो पीएच है, पीएच को मेंटेन किया जा सके। क्लियर? तो इनसाइड में पीएच मेंटेन होगा यहाँ से। अब आगे देखो, ये है वो प्रोसेस, ये अच्छा एक हाथ और है क्या, नहीं यही है। तो देखो ये है वो प्रोसेस, ध्यान देना, ये हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है यहाँ पे रफ ईआर। यहां से अनप्रोसेस्ड जो लिपिड और प्रोटीन रहेंगे वो वेसिकल के फॉर्म में पहुंचेंगे गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस फिर यहां से 2 काम कर रहे हैं, देखो एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसोसोम इनगल्फिंग डैमेज्ड ऑर्गेनल्स, तो जो भी डैमेज ऑर्गेनल रहते हैं लाइसोसोम उसको एक तो कंज्यूम कर रहा है। क्लियर? साथ ही साथ में लाइसोसोम जो है यहां से ये आ रहा होगा फूड, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड, और मैंने बताया था कि सेल जो है ये ईटिंग और ड्रिंकिंग का जो प्रोसेस करता है जिसको कि हम लोग फैगोसोम और क्या बोलते हैं उसको, पिन्नोसोम बोलते हैं, उन वेसिकल्स को फैगोसोम और पिन्नोसोम बोलते हैं। तो यहां से ये फैगोसोम आ गया या फिर पिन्नोसोम आ गया, फैगोसोम को ये ले जा करके इसमें अटैच करवा दिया। अटैच होने के बाद ये पहले था तुम्हारा प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम से अब ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी, ये डाइजेशन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये बन गया भाई अब सेकेंडरी लाइसोसोम। आगे और जब ये डाइजेशन कंप्लीट कर लेगा तो उसी के इनसाइड में वेस्ट मटेरियल बचे हुए रहेंगे और आगे में उसको बोला जाएगा भाई रेसिडुअल बॉडी। क्लियर है? रेसिडुअल बॉडी। और यही लाइसोसोम जब खुद सेल को ही खत्म कर दे जिस सेल में वो प्रेजेंट है, तब के केस में उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ, मतलब खुद से हो रहा है वो। क्लियर? तो ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम, तो ये हो जाएंगे 4 फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट ये है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो रहता है इसमें बस तुमको दो ही चीज देखने के लिए मिल रहा होगा, एक सेल सेप, सेल सेप बोलने का मतलब इनसाइड का रीजन, और साथ ही साथ में आ जाएगा यहाँ से टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट सेल जो रहता है प्लांट सेल में, ये अराउंड में मान करके चलो 90% रीजन को ये कवर करता है अकेले। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये एनिमल्स के केस में तुमको छोटे साइज के देखने के लिए मिलेंगे, और प्लांट्स के केस में ये बहुत लार्ज साइज के होते हैं। अराउंड प्लांट सेल का 90% जो एरिया रहेगा या रीजन जो रहेगा ये यही कवर करके रखे हुए रहेंगे। नेक्स्ट ये टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स दिए हुए हैं, इसको छोड़ो, इसको तो देख ही नहीं है। चलो भाई हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला रहेगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, बहुत ही डिटेल में इसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक, हाँ एक चीज और, कल वाले क्लास तुम्हारा खराब होने की वजह से मेरे को लगा भाई कि टाइमिंग का ही थोड़ा मोड़ा, मैं भी रात वाले टाइमिंग में नेटवर्क का कुछ इशू रहता रहे, उस टाइम पे क्या है इंटरनेट वगैरह बहुत ज्यादा चलते हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार चेंज करके देखा जाए कि एक्चुअली में सर्वर का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या। तो मैथ्स वालों का क्लास आज रात में भेज दिया गया है और इस टाइम में अभी के टाइम पे तुमको क्लास दिया गया था। ठीक, तो कल तो 3 बजे वाले क्लास में तुम्हारा होने वाला रहेगा फिजिक्स का क्लास, और रात के टाइम पे फिर हम लोग देखेंगे बायो, या हो सकता है अगर मैथ्स का क्लास ना हो तो मैं तुमको बायो ले लूं। क्लियर? ऑफलाइन वाला अगर मैथ्स के ना आए तो हो सकता है मैं बायो भी ले लूं तुम्हारा। क्लियर? तो कल तुम दोनों टाइम के लिए रेडी रहना भाई। 3 बजे का तो क्लास तुमको तुम्हारा होना ही होना है। फिजिक्स ना हुआ तो बायो लिखोगे, बायो अगर हो गया, और अगर फिजिक्स हुआ तो बायो का क्लास जो रात को शिफ्ट हो जाएगा। इस हफ्ते में तुम्हारा बेसिकली सैटरडे को छुट्टी रहने वाला है, तो फ्राइडे तक का तुम्हारा कोशिश करेंगे कि हर दिन में बायो का क्लास हम लोग ले लें। क्लियर? ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही था, और इतने चीजों को अच्छे से नोट डाउन करके चीजों को दिमाग में बिठा लो। कल वाले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब मुश्किल से 5-6 सेल ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं, जल्दी हो जाएंगे। क्लियर? चलो भाई।